हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के गोधुली चैप्टर का 11 नंबर सुखी नदी का पुल का अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। आप सभी बने रहें। इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, यानी 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको इस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को सर्च करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन आंसर है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, या आप लोगों को समझ में क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर समझाते हुए बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग इस चैप्टर का आंसर राइटिंग खुद से करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा वो आप इस बुक पर पढ़ करके और अपने मन के अनुसार और अपने मनोभाव को दशा में देखते हुए आप उसको लिखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही कारगर होगा। अब चलिए फटाफट से समय न गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को क्यों ठेस सी लगी। यानी आपको बताना है कि जैसे ही लीलावती स्टेशन पर पहुंचती है तो बाहर जो लगी जीप खड़ी, जो जीप लगी हुई है, उसको देख करके उसके मन में मतलब दुख क्यों होता है या ठेस क्यों लगता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप सभी को बता दें कि लीलावती चाहती थी कि पूरे गांव के लोग उसके स्वागत के लिए स्टेशन पर आए और वो जीप में न जाकर के टप्पर वाली बैलगाड़ी में अपने मायके जाए, यानी अपने नैहर जाए स्टेशन से लेकर के। ठीक है, तो ये चाहती थी और ऐसा उसको देखने को नहीं मिला, और इसी के वजह से वह क्या हुआ, उसके मन को ठेस लग गया। अब चलिए इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को जोरों से ठेस पहुंची, क्योंकि वह चाहती थी कि नैहर के लोग के साथ गांव के लोग वहां पुरानी रीति रिवाजों के साथ उसे लाने के लिए स्टेशन पर आते। वह जीप में नहीं, टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी में जाना चाहती थी, इसीलिए उसके मन को जोरों से ठेस पहुंची। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि गांव शहर से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। ये तो सिंपल चीज है, ये आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में तुलना कर दीजिए कि गांव में ऐसा क्या है जो शहर में है, शहर में नहीं है, और शहर में ऐसा क्या है जो गांव में नहीं है। और ये सारी चीज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेंट इसका उपलब्ध है, आप खुद से भी इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो चलिए इसका भी उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि गांव और शहर में हमेशा से भिन्नता रही है और आज भी है। इस कहानी के अनुसार गांव के सभी लोग दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, जबकि शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी अपने से मतलब रखते हैं, यही भिन्नता है शहर और गांव में। यानी हमने यहाँ पे सिंपली एक चीज को लेकर बताया है, यानी सामाजिक परिवेश को लेकर के यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो शहर के लोग हैं वो किसी का हेल्प नहीं करते, वो एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने आप से मतलब रखते हैं, चाहे आपको कुछ भी हो आपसे उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। अगर आप गांव में गए तो आपका मतलब गांव के लोग समझते हैं और आपका हेल्प करने के लिए पूरे गांव जुट जाएंगे। तो ये शहर और गांव में डिफरेंस है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुच्ची दाई। आप सभी को ये वर्ड सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो बुच्ची दाई है वो लीलावती का नाम है। यानी लीलावती को प्यार से बोला गया, इसको नाम बोल सकते हैं, जो उनके भैया के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसका उत्तर लिखते हैं कि बुच्ची दाई सुनने में लीलावती को आनंदितिरेक की अनुभूति क्यों हुई। यानी कहने का इसका मतलब है कि जैसे ही वो लीलावती बुच्चीदाई शब्द सुनती है तो उसको अंदर से आनंद क्यों आता है, या अंदर से आनंद की अनुभूति क्यों होती है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि बुच्चीदाई शब्द में प्रेम, स्नेह, दुलार के साथ आदर का भाव भी है, जो लीलावती को अंतरे की अनुभूति कराती है। यानी यहाँ पे बुच्चीदाई
जो शब्द है उससे उसको सुन करके लीलावती को लगा कि कितना प्यारा नाम है, कितना स्नेह है इस वर्ड में और कितना इससे दुलार हो रहा है मेरा, और इसी के वजह से उसको क्या हुआ, आनंद मिला। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती है और ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा सहेलिया माँ की याद आती है, और ऐसा इसलिए कि सहेलिया माँ ने ही बुच्ची दाई को जन्म से ही अपना दूध पिलाकर पोसा पाला है। बुच्ची दाई की माँ कहा करती थी कि सहेलिया माँ ख्वासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, और इसीलिए बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा याद सहेलिया माँ की आती थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है गांव में लीलावती फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती है। चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कि लीलावती को आज का आधुनिक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसकी जो विलासिता की सारी वस्तुएं हैं या सारी चीजें हैं उनके पास पहले से ही मौजूद है। वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियां, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेश का गहवर, बुढ़िया बाड़ी, ब्रह्म बाबा का मंदिर, ये सब देखना चाहती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्रित करें जिससे ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है प्रस्तुत कहानी ग्रामीण जीवन पर ही लिखा गया है। इसमें अनेक ऐसे तत्व हैं जो ग्रामीण जीवन का चित्र उभारता है, जैसे टप्पर वाली बैलगाड़ी या कह सकते हैं ओहार वाली बैलगाड़ी, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेश का गहवर, बुढ़िया बाड़ी, ब्रह्म बाबा, जो ग्रामीण की रेखा चित्र खींचता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं और ग्रामीण की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुच्ची दाई जब सहेलिया माई से मिलने पहुंची तो सबको अचरज क्यों हुआ, वहां के दृश्य का वर्णन करें। तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा बुच्ची दाई जब सहेलिया माई से मिलने पहुंची तो सबको अचरज हुआ, क्योंकि जब वह मुंबई से अपने नैहर लौटी तो उस समय गांव दो भागों में बढ़ चुका था। बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई थी। बबुआन टोले से इतने दुश्मनी चल रही थी कि बुच्ची दाई सहेलिया माई से मिलने अनहरिया रात में गिरती पड़ती पहुंच गई। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने के लिए। वहां सभी के आंखों में आंसू आ गई और बाढ़ की पानी की तरह खबर चारों ओर फैल गई। वहां का दृश्य कुछ ऐसा हो गया कि सभी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुच्ची दाई हमारे टोले में है। ठीक है, यानी वहां बहुत ज्यादा अचरज हो गया सभी को कि आखिर ये बुच्ची दाई हम लोगों के मोहल्ले में या टोले में क्यों कैसे आ गई, क्योंकि दोनों ओर से दोनों पक्ष में बहुत ज्यादा दुश्मनी चल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लीलावती खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। तो इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लीलावती जब मुंबई से अपने नैहर पहुंची तो पाया कि पूरा गांव का 2 फांक हो चुका है। वातावरण यहाँ तक पहुंच चुका है कि बात बात पर बंदूक गोली, केस मुकदमा होने लगता है। इस माहौल को लीलावती ने प्रेम, स्नेह तथा अच्छे व्यवहार से तबाह होने से बचा लिया। और ऐसा तब होता है जब लीलावती अंधेरिया रात को सहेलिया माई के यहाँ शादी में पहुंचने पर हुआ। कलेसर लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब यह हाथ किसी पर कभी नहीं उठेंगे। और अंत में एक रोचक बात यह भी है कि बुच्ची दाई को दान में मिली 5 एकड़ था, यहाँ पे बीघा लिखा गया, बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 बीघा की जगह 5 एकड़ कर लेंगे। 5 एकड़ जमीन सहेलिया माई के नाम करने से दोनों पक्षों में तबाह को दबा कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है लीलावती अपनी 5 एकड़ जमीन
भैया को न दे करके सहेलियां माई के नाम करने का फैसला क्यों करती है? तो आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है लीलावती ऐसा इसलिए करती है, एक तरफ लड़ाई का माहौल यानी गांव का जो दो फाक हुआ था वो फिर से एक हो जाए, और दूसरी यह कि सहेलियां माई जन्म से लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। वह इस दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकती, पर इतनी सी जमीन देकर हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगी, और उसने यह सोचकर सहेलियां माई के नाम जमीन करने का फैसला किया। अगले क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या है? आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण आरक्षण है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेवाएं हो गए हैं। इन सभी कारणों से गांव में दंगा जैसा माहौल हो गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाव स्पष्ट करे वाले क्वेश्चन है। इसका आपको अच्छे से उत्तर देना है, और आप जब भी भाव स्पष्ट करने वाले प्रश्न करें तो इसमें लेखक की जिक्र जरूर करें, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। चलिए अब इसका उत्तर जानते हैं, क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ बनी हुई है। तो आइए इसका उत्तर क्या होगा, इसको जानते हैं। यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। इस पंक्ति में लेखक समाज में होने वाले बेईमानी के चित्र को उकेरा है। वो बताना चाहते हैं कि सारी बुराइयों का जड़ संपत्ति ही होती है। इससे ही असंतोष की भावना, वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। लोग आपस में एक दूसरे का शत्रु हो जाते हैं। इस कहानी में यह घटना तब देखी गई जब लीलावती अपने भतीजे भाई को पिस्तौल रखने पर सवाल उठाई। तो इस पर उसके भाई ने जवाब दिया कि क्या करे बुच्ची दाई, आजकल का समय ही ऐसा आ गया है, अपनी सुरक्षा के लिए यह रखना पड़ता है। गांव अब पहले वाला नहीं रह गया, जमीन जायदाद बचाना अब मुश्किल हो गया। तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ बनी हुई है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए और इस चीज को आप अपने से लिखिए तो और बेहतर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समय ही ऐसा आ गया है बुच्ची दाई, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के गद्य खंड सुखी नदी के पुल से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। इस पंक्ति में लेखक समाज में फैले बुराइयों का वर्णन करते हैं। ऐसा तब होता है जब लीलावती अपने भतीजे को तौलियों में छिपाते देख पूछती है, तो जवाब देता है कि कुछ नहीं है बुआ, पिस्तौल है। और फिर तुरंत बाद लीलावती के भाई कहते हैं कि समय ही ऐसा आ गया है बुच्ची दाई, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है, क्योंकि गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से ये सब जरूरी है, हो गया है बुच्ची दाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुखा नदी का पुल पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था कटपुल्ला। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत, रेत की नदी। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के गद्य खंड सुखी नदी के पुल से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से गांव में या समाज में आए बदलाव का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करते हैं। लेखक उदाहरण देते हुए बताया है कि लीलावती तो पहले स्टेशन पर बैलगाड़ी के बदले जीप देखकर हक्का बक्का हो गई। फिर जीप में बैठकर लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की ओर भागते हुए रूप में देखती रही। तभी नदी पर सीमेंट का पुल आ गया, जो उस समय में
काठ का पुल था। बड़े आश्चर्य से लीलावती ने अपने उदास मन को इस बदलाव से अवगत कराती है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो नदी में पानी था और सीमेंट की जगह काठ का पुल था, कठपुल्ला। अब नदी सूख गई है और सूखी हुई है, चारों ओर रेत ही रेत हैं और सीमेंट के पुल बने हुए, सारी चीजें बदल गई हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह डूब रही है। तो इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में देखिए क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के गदखंड सुखी नदी के पुल से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बड़े ही कुशल तरीके से बिगड़े समाज के ताने बाने को लीलावती के माध्यम से सहज समरूप शांतमय वातावरण बनाने में सफल रहे हैं। ऐसा तब होता है जब लीलावती ने अपने दान में मिली 5 एकड़ जमीन को सहेलिया माई के नाम लिखने की बात अपने भैया से करती है। पहले लीलावती को डर लगता है कि भैया इस बात को मानेंगे या नहीं, लेकिन अपने भैया से वचन लेती है कि दान में मिली अपनी जमीन का मैं जो करूंगी उसे आप लोग मंजूर करेंगे। और उसने दोनों पक्षों के लोगों का हृदय परिवर्तन कर देती है। दूसरे दिन भैया लीलावती का मान रखने के लिए फारबिसगंज जाने को तैयार थे। भैया के खादी के कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पुलिंदा था। उस समय लीलावती को ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह डूब रही है। अगला क्वेश्चन है अंग। इसमें कहता है, सिर्फ अपना अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों से बंधा रहता है। आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के गदखंड सुखी नदी के पुल से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक एक मायके गई बेटी के नैहर की वापसी पर हर्षो उल्लास और अपनत्व का वर्णन किए हैं। इसमें लीलावती का बहुत ही मार्मिक चित्र लेखक ने उभारा है। 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। यहाँ सब कुछ बदल गया था। अब गांव पहले जैसा नहीं रह गया था, लेकिन सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों से बंधा रहता है और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं लीलावती को। सबसे ज़्यादा याद आ रही है सहेलिया माई की, जिसने अपना दूध पिलाकर उसे पाला पोसा था। वह इस बदले वातावरण से विमुख होकर पूरे गांव को अपना नैहर मान रही है। इसी संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति लीलावती अपने नैहर के परिवार को समझाती है। अगला क्वेश्चन है कि विवाह को उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की यह गंगा जमुनी बाढ़, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा बहा कौन जाने। इसका भी उत्तर यहाँ पे आपको प्रयास करना है खुद से लिखने का। आप कैसे प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस पंक्ति पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिए गए हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के सूखी नदी के पुल से लिए गए हैं, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। उसके बाद लिखेंगे कि इस पंक्ति में लेखक समाज में होने वाले आपस में जो स्नेह है, व्यवहार है, प्रेम है, उसको अपने शब्दों में उकेरा है। और उसके बाद आप इस चीज़ को लिखिए तो आपके लिए ये बेहतर बन जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। जैसे नौछौ करना, काठ की मूरत, पीठ थपथपाना, उबडुब होना। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, नौछौ करना का मतलब होता है समाप्त कर देना, रफा दफा करना या क्लियर कर देना। काठ की मूरत का मतलब होता है बड़ी हैरान होना या चकित होना। पीठ थपथपाना का मतलब होता है शाबाशी देना या आशीर्वाद देना। यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी सुधार लेंगे
यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप लिख लेंगे शाबाशी देना, ठीक है, या आशीर्वाद देना, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। उपडुब होना का मतलब होता है बेचैनी होना या अशांत होना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आपके कुछ बुक में दिए गए हैं और बाकी आपको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पूछ लिया है कंट्री मेड का मतलब क्या होता है, तो कंट्री मेड एक इंग्लिश वर्ड है और इसको हम लोग बोलेंगे स्वदेशी या देश में बना हुआ। हतप्रभ का मतलब होता है परेशान या भौचक्का, यहाँ पे परेशान को सुधार लेंगे। शिनाख्त का मतलब होता है जांच पड़ताल। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो। दुर्भावना का मतलब होता है बुरी नियत। हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। मुकदमा का मतलब होता है अदालत में पेश किया गया मामला। फिर उसके बाद है लड़कोरी। लड़कोरी का मतलब होता है वह स्त्री जिसकी गोद में नन्हा बच्चा हो। कठपुल्ला का मतलब होता है लकड़ी का पुल्ला। झुलझुल बुढ़ का मतलब होता है बुजुर्ग लोग। संदूक का मतलब होता है बक्सा या पेटी। प्रत्यारोप का मतलब होता है दूसरे पर आरोप लगाना। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि यह जो कहानी है वह ग्रामीण क्षेत्र की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे बदलाव को दिखाया गया है। दिवाकर की जो कहानियां हैं वो आज़ादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की पीड़ा को ऐसे कहानियों के रूप में लिखे हैं। जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियां हैं उससे ये थोड़ा सा भिन्न है। पिछली दशाब्दियों कहने का मतलब 10 शताब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का अधिवासी हो गया है, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली है, लेकिन शाखाएं और फूल पत्ते शहरी आसमान में लहलहाते हैं। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव की जीवन का वह अंतर्विरोध है जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह टूटा है, रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां उसी जगह से आकर ग्रहण करती है। इसलिए इस कहानी का नाम सूखी नदी का पुल रखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूखी नदी का पुल कहानी का सारांश लिखिए। हमने उत्तर में यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो प्रस्तुत कहानी है वो रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा रचित ग्रामीण परिवेश की कहानी है। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की लगातार बढ़ती फांक को इस कहानी में दिखती है। साथ ही उस फांक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है। तो यही इस कहानी का सारांश है और आप अपने मन से भी कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।